एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉर रूम के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप पढ़ा था हमने, जो बेसिक जो नॉलेज था संविधान के बारे में, हमारी संसदीय जो प्रणाली है उसके बारे में, और जो विशेषताएं थी उसकी, वो सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा था नागरिकता से, है ना। तो नागरिकता हमने पढ़ी 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर हम लोग स्विच हुए थे मौलिक अधिकार पे, जो 12 से 35 तक हम लोगों ने पढ़ लिए, और जो जो समझने चाहिए थे वो हम लोगों ने सब समझ भी लिए, और जहाँ से जिस तरह के मतलब क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे जो कहानी थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में हम स्विच हुए थे डीपीएसपी पे, जो कि 36 से 51 थे, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए जस्ट पिछली क्लास में ही। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए हम लोगों ने 51A के अंदर। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं संघ सरकार। संघ सरकार को यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप एक तरह से कह सकते हैं उसको। हम संघ सरकार की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक दे रखी है। बराबर, यहाँ पे मतलब कुछ विषय लिखे हुए कि ये हम चीज ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, इसके अंदर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर भारत के महान्यायवादी पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। अब ये यहाँ पे ये लिखे, इसका मतलब क्या है, इसकी हेडिंग ये है कार्यपालिका। ये सारे कार्यपालिका के अंदर आएंगे। कॉमन सेंस की बात है ये, तो थोड़ा सा माइंड को भी अपग्रेड कीजिएगा। हर चीज मैं बताऊं उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा एडवांस होना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि मैंने मतलब यहाँ तो ये चीज बता दी कि यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है, ये सारे लोग ये है, तो कार्यपालिका के अंदर मतलब ये लोग आते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन आपको फिर भी समझना है, अगर मैं नहीं बताऊँ तो अंडरस्टूड कि अगर ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये है कार्यपालिका के अंदर सारे के सारे, ठीक है, ये चीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, हम मतलब कुछ आर्टिकल्स दे रखे होंगे और कुछ उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि समझाने लायक नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उस पर हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। जहां पे जो समझाने की चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, जिनसे हम एनालिटिकल क्वेश्चन प्री में भी बन जाते हैं, मेंस में भी बन जाते, तो वो हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल वाइज ही हम लोग सब पढ़ेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मतलब प्रीलिम्स के अंदर मेंस का थोड़ा इतना ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ तो रहना चाहिए हमारे मतलब मेंस के प्रोग्राम के लिए, तो कटअप तो वहीं से बढ़ेगी। बराबर, तो ये हम लोग यहाँ पे मतलब प्रीलिम्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस कार्यपालिका से, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसकी कार्यपालिका से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं, ये भी हम साथ साथ में जब पढ़ेंगे वो आर्टिकल तो डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में। स्टार्ट करते हैं अपन। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या दे रखा है, हम सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 के अंदर दे रखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसको मैं क्या समझाऊंगा, समझाने लायक चीज नहीं है ये। तो आर्टिकल 52 में दे रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। हमने जब स्टार्ट करी थी पॉलिटिक्स, तभी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है। तो सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो राष्ट्रपति में निहित है। ये आर्टिकल 53 में लिखा हुआ भी है। इसका मतलब क्या है, एक चीज और लिखी हुई सॉरी, एक चीज और लिखी हुई है इसके अंदर, राष्ट्रपति भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी होंगे। जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, वाटर, एयर एंड लैंड, ये तीनों सेनाएं, उसके सेनानायक भी होंगे, मतलब उसके हेड भी होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और इसका कोई रिलीवेंस नहीं है, ठीक है। मींस में तो बिल्कुल ही रिलीवेंस नहीं है इसका। प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट हो सकता है कि ये दिया हुआ हो तो ये सही है स्टेटमेंट। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या चीज होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक मतलब इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके अंदर कौन कौन होता है, कौन कौन वोट करेगा, कौन कौन वोट नहीं कर सकता, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक इलेक्टोरल मतलब कॉलेज होता है, ठीक है, जिसमें शामिल होंगे सबसे पहले ए में क्या लिखा, संसद या पार्लियामेंट है, ठीक है, और यहाँ राज्य,
दो होंगे, और दो में क्या होंगे वो देखेंगे अपन। संसद के दोनों सदन कौन कौन से है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड मेंबर जो है, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, लोकसभा के अंदर में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन होते इलेक्टेड है। तो ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड वाले नहीं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, बराबर, तो वो नहीं, जो इलेक्टेड है वो, एक तो ये, ठीक है, संसद की बात तो हो गई। अब राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए जो इलेक्टेड है, वहां पे भी नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, वो भी नहीं, जो सिर्फ इलेक्टेड है राज्य की विधानसभाओं में, ठीक है। राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सम्मिलित है, इसके अंदर ये भी आएगा, दिल्ली की विधानसभा के जो मेंबर्स है वो भी आएंगे, और पुडुचेरी विधानसभा के मेंबर्स है वो भी आएंगे। ये स्टेट है, मतलब यहाँ पे विधानसभा है दिल्ली में, यहाँ पे भी विधानसभा है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी इनके जो एमएलए वो भी वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली है, विधानसभा है, लेकिन वहां के जो मेंबर्स है वो वोट नहीं करेंगे, परंतु जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं है, ये याद रखिएगा। यहां मैंने लिखा है अलग से इसको, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वोट कौन कौन करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित ओनली, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ओनली जो इलेक्टेड है वो। उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स जो इलेक्टेड है वो, नॉमिनेटेड है ही नहीं, बस नॉमिनेटेड को बाहर ही निकाल दो, है ही नहीं, कोई भी वोट नहीं कर सकता। जो भी नॉमिनेटेड जो मेंबर है, चाहे वो संसद की दोनों सदन में हो या फिर राज्य की विधानसभाओं में हो, नहीं देंगे वो वोट, जो नॉमिनेटेड है वो, सिर्फ जो इलेक्टेड है वही देंगे। उसके अलावा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर है, विधानसभा मेंबर एमएलए जो है वो भी वोट करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली के जो मेंबर्स एमएलए है वो वोट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये समझने का थोड़ा चीज थी, तो मैंने आपको समझा दी। स्टेटमेंट दिया हुआ होता है वहां पे एग्जाम में, ये गलत मत कर देना। टिप्पणी क्या है इसमें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो मैंने समझाया था वही है। निम्नलिखित सदस्य इस निर्वाचन में मतदान के पात्र नहीं होते, उनके अलावा जो है वो नहीं होते होंगे, यहां लिखा हुआ है। संसद के मनोनीत सदस्य हमने देख लिया, पहले ही देख लिया, नहीं होंगे। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो वोट नहीं करेंगे। राज्य विधानसभाओं के अंदर जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोट नहीं करेंगे, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स के अंदर होती है, जो सारे स्टेट्स में तो नहीं है लेकिन जहां पे भी है, वो लोग भी वोट नहीं करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 55 में 55 जो 4 था उसके अंदर तो इलेक्टोरल मतलब कॉलेज दिया हुआ है कि कौन कौन वोट कर सकता है। अब 55 के अंदर उसका इलेक्शन का मतलब प्रोसीजर दे रखा है कि इस तरह से इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन किस तरह से होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से के अनुसार एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से होगा। एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये एक प्रणाली है और ये एक माध्यम है के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं समझना, मैथ नहीं समझनी है। आरएस में मैथ, इसकी मैथ को समझने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे टॉप कर दोगे। इसके ऊपर 2-2 घंटे खराब करने से कोई मतलब नहीं है। ये मैथमेटिक्स समझने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, कुछ नहीं है। वहां लिखना है बस, आपको बेंच पे भी लिख के आना है, वहां पे आपको प्रीलिम्स में भी ये वहां दिया हुआ होगा तो उसको टिक करना है बस। तो ज्यादा अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है आपको, इसको ही तो बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। किसी अभ्यर्थी मतलब राष्ट्रपति के कैंडिडेट को विजय होने के लिए 50+1 मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, नॉर्मल चीज है। जिसका भी एक वोट ही अगर मतलब ज्यादा हो गया किसी से तो वो हो जाएगा,
अब विधायक के मत का मूल्य ये दिया हुआ हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शन में। तो क्या होता है, राज्यों की मतलब राज्य की विधानसभा ये हर स्टेट के लिए मतलब अलग अलग होता है। ये जो मतलब विधायक का जो एक वोट होता है, जब वो वोट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो किसी एक राज्य के हर एमएलए की वोट की जो वैल्यू वो समान होती है, लेकिन हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू समान नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब 200 कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं विधानसभा में राजस्थान में, तो उनके हर मेंबर की वोट की वैल्यू समान होगी। वही वैल्यू जरूरी नहीं है कि मतलब गुजरात के विधानसभा के मेंबर की वैल्यू के बराबर होगी, नहीं, लेकिन वहां के सारे मेंबर्स की वैल्यू बराबर होगी। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की हम लोग बात करेंगे, मतलब जिस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करेंगे, उस राज्य की जनसंख्या 1971 में कितनी थी उसके अकॉर्डिंग, 1971 की सेंसस जनसंख्या के अकॉर्डिंग कुल निर्वाचित विधायक अपने यहाँ पे 200 है, इंटू 1/1000, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक एमएलए की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू राजस्थान में कितनी है? राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य, ये चीज फिक्स है। 1971 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? फिक्स है। ये चीज भी फिक्स है, 200 है। ये फिक्स होने की वजह से ये वैल्यू आई है अपने पास 129। तो राजस्थान के हर एमएलए की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू जो राष्ट्रपति में चुनाव में वोट करेंगे उसकी 129 यूनिट्स मान लो, यूनिट्स है। ठीक है। संसद मतलब सांसद के मत का वैल्यू, सभी निर्वाचित विधायकों के मत के मतों का मूल सॉरी का कुल मूल्य, जो भी विधायक है सब लोगों ने जो वोट करा है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो डिवाइड बाय कुल निर्वाचित सांसद। तो एक सांसद के मत का मूल्य है 700। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 700 आती है। ठीक है, एक सांसद के मत की वैल्यू 700 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पुराने फैक्ट से नहीं पूछे जाते। और निकलते कैसे उसमें तो जाना ही नहीं है आपको, ये फालतू की एनर्जी वेस्ट है। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा नियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। याद रखना, ये आता है एग्जाम में, ये ऑप्शन में आएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इस एक्ट के अंदर होते हैं मतलब इलेक्शन, जो भी इसकी चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस एक्ट के अनुसार, जो इसके अंदर जो प्रक्रिया लिखी हुई है इस एक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो सारा मतलब प्रोसीजर चलता है उनके मतलब राष्ट्रपति के चुनाव का। ये इस एक्ट का नाम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, और नियम भी बने हुए 1974 में। उसके प्रावधानों के अंतर्गत ही इलेक्शन का प्रोसीजर होता है राष्ट्रपति के चुनाव का। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। मतलब क्या है बताओ, जमानत राशि जब कोई फॉर्म भरता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई कैंडिडेट, तो उसको जमानत राशि जमा करानी पड़ती है आरबीआई में 15,000। प्रस्तावक 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके लिए, मतलब मेंबर्स होने चाहिए जो साइन करे कि हाँ हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं इस राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, और 85 समर्थक होने चाहिए। अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्रपति का तो खुद का चुनाव है। तो अधिसूचना कौन जारी करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। ठीक है जी, याद रखिएगा। और निर्वाचन प्राधिकारी कौन चुनाव करवाता है? जो उसका जो ऑफिसर होता है, मतलब इलेक्शन ऑफिसर, वो कौन होता है इसका? लोकसभा या फिर राज्यसभा के महासचिव होते हैं। ये पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के महासचिव जो होंगे वो इसके निर्वाचन प्राधिकारी होंगे। ठीक है, मतलब इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो ये है। विप, इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई पार्टी विप जारी करती है तो उनको वोट उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं करेंगे और 15 दिनों के अंदर अगर उस पार्टी ने उस मेंबर को अगर माफ नहीं किया जिसने उस व्हीप के अकॉर्डिंग वोट नहीं किया, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। हमने ये पढ़ा था। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप जारी नहीं कर सकते आप। जो सांसद
और जो एमएलए की जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो वोट कर सकता है। तो व्हिप जारी नहीं की जा सकती इसके अंदर, ठीक है। मतदान गुप्त मतदान होता है, मतलब बैलेट पेपर से मतदान होता है, बैलेट से होता है, ये भी ध्यान रखना, ईवीएम से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक पेटी के अंदर, मतलब बैलेट पेपर के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। ये पता नहीं चलता है किसने किसको वोट किया है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि, वो कितने टाइम तक अपने पद पे रहेंगे। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेंगे, ठीक है जी। त्याग पत्र, वो रिजिग्नेशन, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है 56 के अंदर, ठीक है। वो रिजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्याग पत्र देकर पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। लिखित रूप से देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को वो लोग मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखित रूप में देंगे और उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। इसकी सूचना तुरंत उपराष्ट्रपति को, जो राज्यसभा के सभापति भी है, उसकी सूचना वो उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसका रिजिग्नेशन दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 5 साल की अवधि समाप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। 5 साल फिक्स नहीं है, जब तक कोई नया राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक वो अपने पद पर रहते हैं राष्ट्रपति, ठीक है जी। कॉमन सेंस की बात है, मैं क्या समझाऊंगा इसमें तो, लेकिन आपको ये वापस, अभी तो सब समझ में आएगा, लेकिन आपको वापस बैठ के क्लास के बाद पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें, ये सारी माइंड में आपको डालनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है जी। आर्टिकल 58 के अंदर क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की योग्यता क्या क्या है राष्ट्रपति बनने की? कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का पात्र होगा यदि वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। कॉमन सेंस की बात है, भारत का नागरिक ही तो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 35 वर्ष मिनिमम एज है राष्ट्रपति बनने की। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, वह लोकसभा का सदस्य की जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो भी उसके पास हो, बराबर। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह निम्न के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर है उनके पास, किसी भी कैंडिडेट के पास, ये जो निम्नलिखित है वो, ये जो है लिखे हुए वो, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। जैसे कि भारत सरकार के किसी मतलब ऑफिस के अंदर है वो लाभ के पद पे, या फिर किसी मतलब राज्य सरकार के अधीन है, या उनके नियंत्रणाधीन राज्य सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अंदर अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो है भी, तो वो राष्ट्रपति बनने के पात्र नहीं होंगे। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आर्टिकल 59। राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या है? वो तो मतलब एलिजिबिलिटी थी, ये कंडीशंस है, याद रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 59 में शर्तें लिखी हुई है उसके पद की। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति एमएलए या एमपी नहीं हो सकता, ठीक है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, वो एमपी एमएलए है, तो और वो राष्ट्रपति के लिए मतलब इलेक्ट हो चुका है, तो पद ग्रहण करते ही उसकी वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई एमपी एमएलए भी राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति के लिए चुना गया है तो उसकी स्वतः ही वो एमपी एमएलए की जो सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है जी। ये शर्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर वो एक्टिव नहीं होंगे।
कोई और लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। वो राष्ट्रपति को मतलब बनने के बाद भी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को बिना किराए दिए आधिकारिक निवास प्राप्त होगा, उनको घर मिलेगा, उनके लिए उसके लिए कोई किराया देने की जरूरत नहीं है उनको। तथा संसद द्वारा निर्धारित वेतन, संसद वेतन को निर्धारित करती है। इसका मतलब ये है, एक नई चीज आ गई यहाँ पे। कौन? राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? संसद। तो यहाँ पे खाली संसद इंपॉर्टेंट है, बाकी वेतन तो पता ही है, वेतन देना पड़ेगा उनको। कौन देता है, कौन निर्णय करता है? संसद करती है। भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में उसकी कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। एक बार राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चुका है, वो इलेक्ट हो चुके हैं, उनकी जो सैलरी थी, उनके जो अलाउंसेस थे, उसके अंदर अनफेवरेबल चेंजेस नहीं करेंगे। बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते सैलरी को और अलाउंसेस को, ठीक है? बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, नहीं हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग, अगर आपको पता हो तो शेड्यूल 2 पढ़ रहे थे, अनुसूची 2, उसके अंदर वो लिखा हुआ था शपथ किसकी इसकी, मतलब शपथ के फॉर्मेट थे राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर भी। वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के शपथ का जो फॉर्मेट है वो अनुच्छेद 60 के अंदर लिखा हुआ है, हम देखा था, वो आ गया अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सीजेआई के समक्ष वो शपथ लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और उनकी अनुपस्थिति में, अगर सीजेआई का ऑफिस वैकेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट है, कार्यालय अगर अनुपस्थित है, मैं सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठतम जज है, जो जस्टिस है, उनके समक्ष वो अपनी शपथ लेंगे, ठीक है? राष्ट्रपति निम्नलिखित की शपथ लेता है। इसमें ये 3 चीजें ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आता है ये कि राष्ट्रपति की शपथ में क्या क्या मतलब इंक्लूड होता है उसकी शपथ में, ठीक है? तो राष्ट्रपति की शपथ में क्या इंक्लूड होता है? पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, ये राष्ट्रपति की शपथ में लिखा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। दूसरी, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और पालन करने की, ये तीनों करना है। रक्षा, संरक्षण और पालन, संविधान और विधि की, ठीक है? लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना, ये 3 तरह की शपथ उनके फॉर्मेट में लिखी होती है, ठीक है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ समझाने जैसी चीज ऐसी है नहीं यहाँ पे। आर्टिकल 61 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लिखी हुई है। राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है आर्टिकल 61 के अंदर। उसका आधार क्या होगा, उनको किस आधार पे हटाया जाएगा राष्ट्रपति को? संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्या आधार होगा? संविधान का उल्लंघन अगर किया है उन्होंने तो ही उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, संविधान का उल्लंघन। अब इसका प्रोसेस दे रखा है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संसद के किसी भी सदन, मतलब 2 ही सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और राज्यसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है उनके महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो, और लोकसभा से भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों के मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किए हैं, तो ये दोनों हाउसेस के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव आएगा महाभियोग का, जो लाएंगे मेंबर्स, वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। पहले इंफॉर्मेशन तो ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन, जिस संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में, तो जिस सदन में वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर से उसका समर्थन होना आवश्यक है।
समर्थन है खाली, ये वोटिंग नहीं है। अगर राष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव आता है किसी भी सदन में, तो उस सदन के, जिस भी सदन में आ रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों से बैक्ड होना चाहिए वो प्रस्ताव, उनका साइन होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए। उस सदन के 1/4 सदस्य का साइन होना चाहिए कि हाँ, हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, उनको हटाने के लिए। ये सिर्फ समर्थन है उस प्रस्ताव को लाने का, ठीक है। 1/4 उस सदन के, जिस सदन में वो प्रस्ताव आया है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है इसके अंदर? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना के पश्चात सदन उस प्रस्ताव पर विचार करता है। अब 14 दिन की मतलब मोहलत भी देनी होगी राष्ट्रपति को, ठीक है। ये भी एक फैक्चुअल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे हैं 14 डेज बिफोर। फिर उसके ऊपर सदन उसके ऊपर विचार करना स्टार्ट करेगी। पहला सदन, जिस भी सदन में वो बिल लाया गया है, वो प्रस्ताव लाया गया है राष्ट्रपति को हटाने का, पहला सदन केवल आरोप निर्धारित करेगा। मतलब ये आरोप है, इस तरह से राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, सिर्फ यही आरोप मतलब निर्धारित होंगे फर्स्ट सदन के अंदर। मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, वो आरोप सही है या गलत है वो अलग बात है। जिस भी सदन में वो बिल प्रस्तुत किया गया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है राष्ट्रपति को हटाने का, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस का इनिशिएट किया गया है जिस भी हाउस के अंदर, उस हाउस में सिर्फ आरोप ही निर्धारित किए जाएंगे। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इस चरण में राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है उस सदन के अंदर। फिर या तो राष्ट्रपति खुद आके अपनी बात रख सकते हैं, या फिर किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उनके थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। ये इसका भी अवसर दिया जाता है उनको। नेक्स्ट, यदि दूसरा सदन भी यहाँ पे दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा, जो भी आरोप उस महाभियोग के प्रोसेस में फर्स्ट हाउस में लगाए गए थे, उन आरोपों की जांच करेंगे वो जो दूसरा सदन। अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव आया तो वहां सिर्फ आरोप तय होंगे, फिर राज्यसभा के अंदर उनके आरोपों की जांच होगी। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। इस चरण में राष्ट्रपति को स्वयं, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, चलो ऊपर चलते हैं। पहला सदन केवल आरोप ही निर्धारित करेगा। पहला सदन सिर्फ आरोप निर्धारित करेगा और प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उस सदन में ये आरोप तो निर्धारित कर दिए, उसके बाद में वहां पे जब वो बिल पास होगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, उस सदन का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो वो बिल पास होगा वहां पे। उसके बाद में जब वो बिल में सेकंड हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस के अंदर वो जो मतलब आरोप जो यहाँ लगाए थे उन आरोपों की जांच होगी, और जांच होने के बाद जब जांच होगी तो मतलब इस चरण के अंदर राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बात को रखने का उनको अवसर दिया जाएगा। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही पद से हट जाएंगे। अगर सेकंड हाउस के अंदर भी वो बिल पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से, तो वो बिल तो फिर राष्ट्रपति स्वतः ही अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, वो कैसे है। एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जो राष्ट्रपति का मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वो एक मतलब क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये 5 नंबर का सवाल मेंस में भी आ सकता है, थोड़ा इसको ध्यान से आप देखिएगा। महाभियोग एक मतलब क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस चला है, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है।
अर्धन्यायिक प्रक्रिया है इसके अंदर, वो कैसे है क्या है वो अपन अभी ये डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब पहले अपन वापस वो डिस्कस कर लेते हैं जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले तो क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जिस भी सदन में वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला सदन जिस सदन में स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पहला सदन। तो पहले हाउस में राष्ट्रपति के खिलाफ जो वो प्रस्ताव आ रहा है वो कम से कम उस सदन की 1/4 जो मेंबर्स हैं उनसे बैक होना चाहिए, मतलब उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए उस प्रस्ताव को, पहली चीज। और पहले सदन के अंदर जहां पे वो बिल मतलब इंट्रोड्यूस हुआ राष्ट्रपति को हटाने का, उसके अंदर सिर्फ मतलब आरोप ही लगाए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ठीक है, और ये जब अब वो बिल मतलब प्रस्ताव जब मतलब फर्स्ट सदन में मतलब हम मेंबर्स जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे पहले 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को मतलब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ये चीज, उसके बाद में ही वो बहस स्टार्ट होगी उस बिल पे। ठीक है, उसके बाद में जब वो पहले सदन में मैं वो प्रस्ताव इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर उसके बाद में उसको पास करने के लिए पहले सदन के मतलब कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से उसको पास करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिएगी। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब जो कुल संख्या है 543 उसका 2/3 बहुत ज्यादा होता है वो, तो उससे वो बिल पास होगा। फिर वो वहां से बिल पास होने के बाद जाएगा सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस के अंदर उसकी मतलब जो आरोप लगाए गए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वहां पे भी 2/3 बहुमत से वो बिल पास करना पड़ेगा। जब वो 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति स्वतः ही हट जाएंगे, और सेकंड हाउस में जहां पे ये उनके आरोप है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस हाउस के अंदर राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में, तो ज्यादा टाइम खराब भी मत करना इस पे। ठीक है, जो लाइनें यहाँ लिखी हुई है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ऑप्शंस में अगर राष्ट्रपति के मतलब महाभियोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन में जो जो चीजें आ सकती है ना वो सारे यहाँ लिखी हुई है, और सारे मतलब इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस मतलब क्वासी जुडिशियल क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे। अर्धन्यायिक प्रोसेस है वो क्या है, क्योंकि ये मतलब क्वासी जुडिशियल इसलिए है क्योंकि प्रस्ताव संसद जो कि विधायक संस्था है जो कानून बनाती है, बराबर, क्योंकि प्रस्ताव संसद द्वारा प्रारंभ किया जाता है, और आगे की प्रक्रिया में आरोप की जांच होती है। जांच जहां होती है वो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, जांच का मतलब जुडिशियल प्रोसेस है वो। ठीक है, और आगे की प्रक्रिया में आरोपों की जांच तथा उन पर विचार विमर्श किया जाता है, जो न्यायिक प्रणाली के समान होता है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो जुडिशियल प्रोसेस ही तो होता है। तो जुडिशियल प्रोसेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब आरोपों की जांच होती है तो वो भी इन्वॉल्व है। और ये बिल जो लाया जाता है वो संसद में लाया जाता है, वो प्रस्ताव जो संसद क्या है वही विधायी संस्थान है जहां पे कानून बनाया जाता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं, ये जो 2/3 जो बहुमत था वो कौन कौन से लोग हैं, तो प्रतिभागी कौन से होंगे इसमें। संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य महाभियोग की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इन्होंने मतलब इलेक्शन में भाग नहीं लिया था, पता है आपको। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड जो मेंबर्स है वो भी महाभियोग की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किंतु संसद के नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग ले सकते हैं, महाभियोग में वोट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं मतलब वोट कर सकते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। वोट तो ये भी नहीं देते थे, नॉमिनेट जो यहाँ के थे वो वोट नहीं देते थे, और जो वोट देते थे यहाँ के मेंबर्स और यहाँ के मेंबर्स जो वोट देते थे, जो मतलब इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब इलेक्शन में वोट देते थे, भले वो वोट देते थे तब भी वो महाभियोग में भाग नहीं लेंगे।
आई बात समझ में? इसमें ऐसा है, संसद के दोनों सदन के सदस्य, जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, संसद के दोनों सदन के सदस्य, सारे सांसद भाग लेंगे, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा के। जो भी मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा राज्य की सारी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे, उसके अंदर भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो भाग नहीं लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेंगे, सिर्फ नॉमिनेटेड। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा सदस्य है वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका इलेक्शन। अब जब महाभियोग में जब वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत वाली जो चीज जो हमने अभी पढ़ी थी, उसके अंदर कौन कौन भाग लेता है? उसके अंदर दोनों सदन के नॉमिनेटेड भी भाग लेंगे और इलेक्टेड जो मेंबर है वो भी भाग लेंगे। सिर्फ यही लेंगे। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ने इलेक्शन में वोट नहीं किया था, लेकिन हटाने में वोट करेंगे। और इलेक्शन में मैं किसने वोट किया था? राज्य की विधानसभा के मेंबर्स और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी, वो यहाँ पे हटाने के प्रोसेस में वोट नहीं करेंगे। अब चाहे वो नॉमिनेटेड हो उस राज्य के मेंबर्स या फिर वो इलेक्टेड हो, वो वोट नहीं करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर। समझ में आ चुका होगा आपको। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया गया, वो पास होगा भी नहीं वो बिल, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके कैंडिडेट होते हैं, बराबर। एक मतलब परिपाटी है ये। तो जब रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट है तो बहुमत रूलिंग गवर्नमेंट का है, तो रूलिंग गवर्नमेंट अपने ही कैंडिडेट को, मतलब राष्ट्रपति के कैंडिडेट को अगर वो हटाना चाहे तो हो सकता है 2/3 बहुमत तक वो बात पहुंच जाए, लेकिन वो क्यों करेगी ऐसा? इसलिए ये 2/3 बहुमत कभी पास हो ही नहीं सकता। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रोसेस से हटाना। ठीक है, इसलिए अभी तक वो महाभियोग का प्रोसेस चलाया ही नहीं गया इंडिया में। खुद इस्तीफा दे दे वो बात अलग है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को इंडिया में आज तक नहीं हटाया गया है। 62 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में कार्यकाल। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 साल की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही क्या कर लेना चाहिए। 5 साल पहले जब पूरे हो रहे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के, उसके पूरे होने से पहले ही उनका नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में। यदि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या फिर त्याग पत्र दे देते हैं या फिर पद से हटाया जाना महाभियोग के द्वारा भी, वो भी इसमें शामिल है। तो 6 माह के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाना है नए राष्ट्रपति के। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति के इलेक्शन 6 माह के अंदर अंदर आपको करवाने हैं। इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से पूर्ण 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। जिस दिन वो अपॉइंट होते हैं उस दिन से 5 साल तक वो पद धारण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां। मेंस में यहाँ से चीजें आती हैं और ये प्रीलिम्स में भी आती है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में नहीं आती, यहाँ से प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें आती है। यही मेंस के लायक चीज जो ये अभी अपन पढ़ेंगे वही वो आपका बेस बनाएगा मेंस के लिए। जबकि हम मेंस के अकॉर्डिंग इतना नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जहां पे भी हो सकता है वो पढ़ेंगे अपन। तो संवैधानिक जो शक्तियां है राष्ट्रपति की वो क्या है वो हम देखते हैं। पहली शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है राष्ट्रपति के पास में, वो पढ़ेंगे हम। एग्जीक्यूटिव हेड है तो कुछ पावर्स भी होंगे उनके, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 53 के अंदर हमने अभी हम लोग पढ़ के आए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी भी पढ़ के आए, वो जो कार्यपालिका हेड होता है, कम प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, आर्टिकल 77 के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पे आर्टिकल के साथ में ही सारी चीजें दी हुई है, तो आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट यही लिख देता, ये हेडिंग होती और सीधा मैं यही लिख देता ये, तो आप सोचने का मजबूर होते ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में, ये लिख देता खाली। फिर आप सोचते कि यार ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में, मैंने कहाँ लिखा हुआ है वो भी यहाँ लिख दिया सामने। ये
अगर एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको भी इसी फॉर्म में लिखना है, आर्टिकल लिखना है सामने और फिर क्या लिखा हुआ है वो लिखना है। ये कार्यपालिका शक्ति है इसकी जो मैंने यहाँ लिखी है विद आर्टिकल। मेंस में भी ऐसे लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे आपको। डायरेक्ट ये लाइन लिख दी तो मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अनुच्छेद 77 इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये 77 में लिखा हुआ है। जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, जो फंक्शंस होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति का साइन होता है उसके ऊपर। कोई बिल पास होता है, लास्ट में एक्ट बनता है, राष्ट्रपति का साइन होता है। 75 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये इसके मतलब कार्यपालिका शक्तियां के अंदर आता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये 75 के अंदर लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट है 75, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा के अगर 543 मेंबर्स है तो उसका जो 15% है उतने ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये 75(1)(a) में जोड़ा गया था 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से, बराबर, कि ये इतने होंगे। ये 2003 में जोड़ा गया है कि मतलब 15% ही होंगे जो मिनिस्टर्स है वो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये जोड़ा किसमें गया है, 75(1)(a) के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह संघ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन संघ का तथा विधायी प्रस्तावों, मतलब लेजिस्लेटिव जो भी मतलब बिल्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने निर्णय लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस से रिलेटेड, वो की सूचना दे। राष्ट्रपति ये एक्सपेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर से कि जो भी आपकी मंत्री परिषद रहे, जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे मतलब प्रशासनिक मामला में लिए गए हैं, चाहे मतलब किसी मतलब बिल से रिलेटेड, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब प्रोसेस से रिलेटेड लिए गए, तो उसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देनी है, प्रधानमंत्री को। ये राष्ट्रपति एक्सपेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री से, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 78 के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ 78, इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे ये कॉमन सेंस लगा देना चाहिए था कि 78 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की संवैधानिक ड्यूटी दी हुई है। सोचो वापस, क्या बताया मैंने आपको, 78 के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो जहां पे काम की चीजें होगी ना, वहां मैं थोड़ा स्टॉप करूंगा, समझाने की आपको कोशिश करूंगा। वो चीज जो काम की चीजें नहीं, वहां मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, दास तो नहीं काटूंगा, थोड़ा स्पीड में चलूंगा। ये चीजें काम की है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, राष्ट्रपति की संवैधानिक ड्यूटी क्या है, मतलब काम क्या है उसका, जो संविधान में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ 78 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के अंदर जो भी निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो विधायी कार्यों से संबंधित हो, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी है। ये राष्ट्रपति मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, ये संविधान में लिखा हुआ भी है। इसका मतलब क्या है कि ये उसकी मतलब प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, 78 के अंदर लिखी हुई। इसी तरह से मुख्यमंत्री की भी आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी 167 के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जब अपन स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे उसके अंदर। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये अगर क्वेश्चन आता है मतलब मेंस में अंदर कि मतलब प्रधानमंत्री की संवैधानिक जो कार्य है, जो कर्तव्य है, वो क्या क्या है, और आपने ये नहीं लिखा ना आर्टिकल, 50% मार्क्स खत्म हो जाएंगे आपके। बाकी सारी चीजें आपने लिख के आ गए बहुत सारी, और ये आर्टिकल के साथ अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी ना, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर वही वो हटा देगा। इकलौती एक ऐसी चीज है जो संविधान में लिखी गई है, उसके कार्य से रिलेटेड, प्रधानमंत्री के कार्य से रिलेटेड, बाकी सारे तो प्रोसेस के थ्रू होता है सब कुछ।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह संघ प्रशासन तथा विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना दे तथा मांगी गई किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करे। प्रधानमंत्री को हर तरह की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी। ये राष्ट्रपति का संवैधानिक काम है। ठीक है, विधायी शक्ति है ये राष्ट्रपति की, सॉरी कार्यपालिका की शक्ति है ये। ठीक है, ये हेड है ना, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी इनके पास जाके इनके सूचित करेंगे। बराबर, कार्यपालिका हेड है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 244 एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन, पावर्स पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एक नोटिफिकेशन के थ्रू तथा अनुचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां रखता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में हम लोगों ने देखा था, 5वीं में 10 स्टेट्स थे जिनकी शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति करेगा, अपन ने वहां पे भी बोला था। और 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट्स थे, वो कौन से स्टेट्स थे वो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो फिर आपको अपने आप को जज करना है कि आपको वो याद रहा कि नहीं रहा है। 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स थे, बराबर। वो स्टेट्स कौन से थे वो आप कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के खुद को जज कीजिए कि आपको आते कि नहीं आते। नहीं आते फटाफट जाइए ऊपर, यही बुक है, एक ही बुक है, फटाफट पत्ते पीछे उसको ले जाइए और देखिए कि 6th शेड्यूल के अंदर कौन से 4 स्टेट्स थे जिनके शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये, किसी भी शेड्यूल कौन सा शेड्यूल एरियाज होगा या कौन सा नहीं होगा, ये राष्ट्रपति ही अधिसूचना के माध्यम से हमें बताएंगे और घोषणा करेंगे। ये राष्ट्रपति के पास उसका पावर है। दूसरी चीज, जो 5th और 6th शेड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है उसका मतलब प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति करेंगे, इसकी भी शक्तियां उनके पास है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद का गठन करता है, इंटर स्टेट काउंसिल, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। 263 के अंदर जो इंटर स्टेट काउंसिल दी हुई है उसका गठन राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं, सॉरी मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं और उस मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। विभिन्न संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पहला, अनुच्छेद 324 के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 324 के अंदर राष्ट्रपति करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। आर्टिकल 280 फाइनेंस, वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है मतलब फाइनेंस कमीशन है, उनकी भी जो प्रेसिडेंट है उनके चेयरपर्सन जो है उनकी नियुक्ति भी ये करेंगे राष्ट्रपति। आर्टिकल 338 बी, ये हमने पढ़ा था एक बार, याद आया? कुछ नहीं आया तो और पढ़ने की जरूरत है आपको। फिर आप एक बार जो डिस्कस कर चुके हैं उसको अगर आप भूल रहे हो तो आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये था ओबीसी का आयोग बना था ना, हमने वो पूरा प्रोसेस पढ़ा था अगर आपको याद हो, क्रीमी लेयर का, और पदों में मतलब ये अपना पदोन्नति के अंदर मतलब आरक्षण का, बराबर, वो जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर ही आया था। 338 को जोड़ा गया था और उसके अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई थी, बराबर। वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, पिछली चीजें भूलना मत आप। ठीक है, तो अनुच्छेद 338, 338 ए और 338 बी ये क्रमशः क्या क्या है? अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 बी के अंदर, इनके जो चेयरपर्सन है उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 315, 316, 315, 316 आपका जो तो एग्जाम करवाते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इनके
जो है चेयरपर्सन और मेंबर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। ये चार हेडिंग ध्यान रखिएगा। विभिन्न वैधानिक, ये संवैधानिक आयोग है, मतलब संविधान, मतलब अनुच्छेद का अगर मैंने जिक्र किया इसका मतलब क्या है, ये अनुच्छेद कहाँ है, सारे के सारे ये सब संविधान में, तो ये सारे संवैधानिक आयोग हो गए। तो संवैधानिक आयोग के मेंबर्स और सदस्य, इनके मेंबर्स और सदस्यों की नियुक्ति। अब हम पढ़ रहे हैं कि वैधानिक आयोग जो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बने गए, वो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। उसमें से कौन से राष्ट्रीय महिला आयोग आपके सिलेबस में है, इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटीज जो कमीशन है, उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके मेंबर्स और ये आपके सिलेबस में भी है, इनके मेंबर्स और इनके चेयरपर्सन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनके मेंबर्स और चेयरपर्सन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ध्यान रखिएगा। ये वैधानिक आयोग है, वो संवैधानिक आयोग है, इनका उल्लेख संविधान में है, इनका किसी ना किसी एक्ट के अंदर है। वो कौन से एक्ट के अंदर है, जब भी ये आयोग आएंगे जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे विस्तार से। सॉरी, कुछ पदाधिकारी लिखे हुए हैं। प्रमुख पदाधिकारी जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद धारण करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री, राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री या किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ये पद धारण करते हैं, ये वाले जो ऑफिस है वो पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, इनको हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं इनको। किसी राज्य के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, मतलब एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इनको भी हटा सकते हैं। किसी भी स्टेट के राज्यपाल को और एलजी को हटा सकते हैं। एलजी यहाँ नियुक्त होता है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, ठीक है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं, उनके पश्चात पर्यंत काम करते हैं तीनों। ये 3 ऑफिस इनके प्लेजर तक काम करते हैं राष्ट्रपति के, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कोई और ऑफिस आता है अगर, वो गलत होगा, ठीक है। सारी रिसर्च करके लिखा है मैंने, सब मैंने मिक्स नहीं कर दिया है, जो मार्केट में होता है वो नहीं है। प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी ये करते हैं। ये आयोग नहीं है, ये ऑफिसेज है, बराबर। आयोग हम पढ़ चुके हैं, जो मतलब संवैधानिक हो चाहे वैधानिक हो, ये ऑफिसेज है। कौन सा? पहला महान्यायवादी, ये आर्टिकल 76 के अंदर लिखा हुआ है कि एक महान्यायवादी होंगे। महान्याय मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अभी जो है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट, भारत के सीएजी, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, जो 148 के अंदर लिखा हुआ। इस बार आपके सिलेबस में ये नहीं है, लास्ट ईयर तक था। सीएजी अब नहीं आपके सिलेबस में, एसआई में था ये, लेकिन आरएस के अंदर नहीं है ये। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करेंगे। 239 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, विधानसभा अगर है तब लेफ्टिनेंट मतलब गवर्नर, और अगर विधानसभा किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर नहीं है तो वहां के प्रशासक की भी नियुक्ति ये करेंगे। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विधायी शक्तियां कानून से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित क्या क्या शक्तियां उनके पास। आर्टिकल 85, हमने सब चीज आर्टिकल के हिसाब से दे रखी है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये समझना, ये रटना है। संसद का आह्वान करना, सबसे पहले संसद का आह्वान आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि संसद का आह्वान करना राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो उसकी शक्ति है। वो स्थगन करना, स्थगन किया जा सकता है, तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति।
कार्यकाल पूर्ण होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा लोकसभा का तब तो वो स्वतः भंग हो जाएगी। उसके बीच में भी अगर चाहे राष्ट्रपति तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है, ये इनकी विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति राज्यसभा का आह्वान तथा स्थगन करता है। मतलब राज्यसभा का भी आह्वान और स्थगन कर सकता है वो, कि कब स्टार्ट होगा सेशन और कब एंड होगा। रोज का मतलब जो सस्पेंड वगैरह जो होता है वो नहीं, एडजर्न वगैरह होता है हाउस, वो नहीं। स्टार्ट कब होगा, मतलब विंटर सेशन कब स्टार्ट होगा, मानसून सेशन कब स्टार्ट होगा, है ना, जो अपना समर सेशन है वो कब स्टार्ट होगा, ये और कब एंड होगा, ये आह्वान और स्थगन, ये दो चीजें राष्ट्रपति करता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और लोकसभा को तो भंग भी कर सकते हैं वो टाइम पीरियड से पहले, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। क्यों? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो भंग नहीं हो सकता। हर 2 साल बाद उसके 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इससे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 86 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 86 के अंदर लिखा हुआ है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं दोनों सदनों को, तथा दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं, एक साथ भी संबोधित कर सकते हैं दोनों सदनों को। 86 में अंदर लिखा हुआ है। जहां पे भी इंपोर्टेंट आर्टिकल आएगा ना मैं आपको बताऊंगा। सामान्य चुनाव 87, सामान्य चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण, इंपोर्टेंट है, फिल्म्स के अंदर दिया हुआ होता है आर्टिकल को मिलाने वालों में। ठीक है, स्पेशल जो एड्रेस है राष्ट्रपति का वो दोनों सदनों में हो सकता है। फर्स्ट जो सेशन स्टार्ट होता है तब, और हर साल जो फर्स्ट स्टार्ट होगा तब, मतलब लोकसभा का इलेक्शन हो गया तो नई लोकसभा का गठन हो गया, उसका जो फर्स्ट सेशन होगा वो, और उसके बाद में वो 5 साल तक रहेगी लोकसभा सामान्यतया। तो उसके बाद में हर साल जो फर्स्ट सेशन होगा उसको, उसके अंदर वो स्पेशल एड्रेस देंगे, ये 87 के अंदर लिखा हुआ है। सामान्य चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र, लोकसभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दोनों सदनों में, एक सदन नहीं दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण देंगे, स्पेशल एड्रेस देंगे। ये 87 के अंदर लिखा है। ये जॉइंट मीटिंग नहीं है, जॉइंट जो मीटिंग है वो नहीं है। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 87 में लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस ओनली। और वो कब कब होता है? जब भी सामान्य चुनाव होता है तो उसके बाद में जब लोकसभा का गठन होता है तो पहला सेशन के अंदर वो दोनों सदनों को जो विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, और हर साल के पहले सेशन के अंदर भी दोनों सदनों के अंदर वो स्पेशल एड्रेस दे सकते हैं। ये 87 के अंदर लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा। ये विधायी शक्ति है, जब भी संसद की बात हुई मतलब विधायी शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंदर क्या लिखा हुआ? 80, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं। ये 80 के अंदर लिखा हुआ है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य हैं, उनको वो नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति, उनके पास ये पावर है। सदस्य मतलब सांसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो कानून बनाने से रिलेटेड चीज होगी तो इसका मतलब क्या है? विधायक शक्ति हो गई। ठीक है, इनको नियुक्त करते हैं, और ये 1 2 3 4 इस क्षेत्र से होंगे। और ये जो इसका जो क्रम है वो भी याद रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, ये क्रम भी याद रखना, क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं ये क्रम की क्या लिखा हुआ संविधान के अंदर, तो ये क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 91, जब राज्यसभा के सभापति, वाइस प्रेसिडेंट, जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करता है। तो राज्यसभा के किसी मेंबर को उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ये 91 के अंदर लिखा हुआ है, राज्यसभा की बात है। ठीक है, तो 91 है। नेक्स्ट, ये 95 के अंदर लिखा हुआ है लोकसभा की, ये सेम जानकारी।
95 में लोकसभा की। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करता है। ये 95 में, वो 91 में था राज्यसभा का, ये 95 है लोकसभा का। 103 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंध के संबंध में निर्णय। पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसको मतलब करना है तो उससे संबंधित ये प्रावधान है। 103 राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को की मतलब मेंबरशिप वापस ले सकते हैं, उसको मतलब अयोग्य ठहरा सकते हैं सांसद बने रहने के लिए। लेकिन उसमें एक शर्त है, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना पड़ेगा उनको डिस्क्वालीफाई करने से पहले। राज्यसभा या फिर लोकसभा के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं राष्ट्रपति 103 के अनुसार। लेकिन उसी 103 में यह भी लिखा हुआ है कि वो डिस्क्वालीफाई करने से पहले इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा, उससे परामर्श लेनी पड़ेगी। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इवन ये तो मुझे लगता है 2021 में आया भी था, 2 नंबर में सवाल आया भी था मेंस के अंदर। आर्टिकल 123 क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग यहाँ 108 में, वो स्पेशल एड्रेस था, ये ज्वाइंट मीटिंग है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। दोनों सदन को ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं राष्ट्रपति। अगर किसी बिल पे मतलब विरोधाभास हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को एक साथ बुला के जो भी कमियां हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब भी ये ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, उसकी जो अध्यक्षता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष जो सभापति वो नहीं करेंगे, लोकसभा के सभापति ही करेंगे। ओम बिरला साहब ही करेंगे, उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं करेंगे। 108 में ये लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। अब निम्न विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। वो ये जो विधेयक है, ये विधेयक हाउस पे लाने से पहले, हाउस के टेबल पे प्रेजेंट करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है। वो कौन से विधेयक है, कौन से बिल है, वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर फर्स्ट बिल है ऐसा विधेयक जिसमें राज्य की संचित निधि से व्यय का प्रावधान हो। अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पेमेंट लेना है अगर, तो उस बिल के लिए पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक बात और मैं बता दूं, जिस भी बिल में पहले राष्ट्रपति की परमिशन ले ली है, उस बिल को राष्ट्रपति उसके बाद में उसको उनको साइन करना ही पड़ेगा। उन बिल को वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। जिस भी बिल में राष्ट्रपति की पहले प्रायर मतलब परमिशन चाहिए, अगर वो परमिशन ले ली है वो बिल पेश करने से पहले, तो उसके बाद में वो एक्ट बनेगा ना। तो एक्ट बनेगा तो जब तो राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन होता है, वो साइन करे, वो साइन नहीं करे, अपने पास रखे, या फिर मतलब वापस भेजे। ये 3 ऑप्शन होते हैं। जब जिस बिल में राष्ट्रपति की पहले परमिशन ले ली गई है, उसमें उनको साइन करने ही करने हैं। ये मतलब लेमन्स लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, ये थोड़ा ट्रिक है एक तरह से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला है राज्य विधेयक जिसमें ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि के व्यय का प्रावधान हो, अनुच्छेद 117 फाइनेंस बिल, ठीक है। अपन पढ़ेंगे पूरा बजट का प्रोसेसर भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता ही मत करो। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन अगर लाना है या नए राज्य का गठन करना है, से संबंधित जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ। इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन ने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा है। लेकिन अब वहां हम अगर पढ़ते हैं ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी वहां पे भी। अगर उसको अलग से अपन पढ़ते, हमने डायरेक्ट नागरिकता से स्टार्ट करा, जो कि अपने सिलेबस में है। हमने आर्टिकल 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। तो
तो वहां पर जो भी पढ़ते हैं ना वो यहाँ आ चुका है, वहां पे भी अपन यही पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे कि अगर किसी स्टेट की सीमाओं को चेंज करना है या फिर किसी स्टेट का को तोड़ के नया स्टेट बनाना है, लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्रा और तेलंगाना, तो उससे संबंधित जो बिल होगा ना उसके लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा हुआ है। धन विधेयक, कोई भी फाइनेंस बिल है अगर, सॉरी मतलब मनी बिल है अगर, वो फाइनेंस बिल तो वहां पे, अगर मतलब मनी बिल और फाइनेंस और मनी बिल के अंदर क्या फर्क है वो सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। ये अनुच्छेद 110 और 117 एक के अंदर है। ये धन विधेयक की डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो उसके अंदर है, और प्रोसेस वगैरह जो है कि कैसे वो पास होगा धन विधेयक, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो सब यहाँ दे रखा है। अपन आगे पढ़ेंगे जब उसमें आएंगे तब। तो ऐसा विधेयक जिसमें उन करों को लगाया या परिवर्तित किया जाए जिसमें राज्यों की रुचि हो, राज्य का इंटरेस्ट हो जिसमें, और ऐसे मतलब कर लगाए गए हैं जिसमें राज्य का इंटरेस्ट भी, राज्य का हित भी शामिल है, उसके लिए भी स्टेट को पहले राष्ट्रपति, संसद को पहले राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि जीएसटी एक तरह से आप कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 274 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ऐसा विधेयक जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को प्रभावित करता है, मतलब टोटल जो फाइनेंस वाली चीजें हैं वो सारे अगर आप बिल लाओगे तो राष्ट्रपति की परमिशन पहले चाहिएगी आपको। उनके अलावा एक ये वाली चीज अलग है इसके अंदर, आर्टिकल 3, राज्य की सीमाएं अगर चेंज कर रहे हो, इस स्टेट को तोड़कर नया स्टेट बना रहे हो, उसके अंदर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, मतलब प्रायर परमिशन आवश्यक है। बाकी सारे के सारे जो यहाँ लिखे हुए ना ACDE, इन सब में पैसों का, मतलब पैसों की बात है। ये कहीं टैक्स की बात है, कहीं राजस्व की बात है, कहीं भारत संचित निधि की बात है, और कहीं ये मतलब वित्त विधेयक की बात है, और कहीं मतलब धन विधेयक की बात है। जहां पे मतलब पैसा इन्वॉल्व हो गया है वहां पे राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन चाहिएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 111, संसदीय विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है, जो भी बिल बना है वहां पे, वो बिल बनने के बाद, दोनों हाउस से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये 111 के अंदर लिखा हुआ है। पहला, वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वो अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है। तीसरा, वो विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को वो नहीं लौटा सकता। अपने अभी पढ़ा ऊपर, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, जो भी है अपने अभी भी पढ़ा ऊपर, जिसमें भी राष्ट्रपति की पहले परमिशन ले ली गई है उसको वो पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते, वापस नहीं भेज सकते, उसको साइन करना ही करना है, या फिर नहीं कर सकता, वो वापस नहीं भेज सकता उसको। अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था 1 मिनट पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है उनके पास, राष्ट्रपति के पास, जो वो कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयकों को वो वापस नहीं भेज सकते, पूर्ण विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। यदि विधेयक पूर्ण पारित हो जाता है, अगर राष्ट्रपति वापस भेज देते हैं मतलब पूर्ण विचार के लिए, तो और उसके बाद में भी अगर मतलब पूर्ण वो पारित हो जाता है, सेम एक्ट बिल वापस पारित हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी अनिवार्य है। राज्यपाल के केस में ऐसा नहीं है। राज्यपाल कितनी भी बार, कुछ लिखा हुआ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितनी भी बार वो बिल को वापस भेज सकता है, सेम बिल को, चाहे राज्य विधानमंडल कितनी बार भी उसको पास करके भेजे। केस हुआ था तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर वाला केस, जिसका एग्जाम में 2024 में मेंस में 1 सितंबर का क्वेश्चन भी आया था, बराबर। तो राज्यपाल एक बिल को कई बार भेज सकता है पूर्ण विचार के लिए, राष्ट्रपति सिर्फ एक ही बार भेज सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम वापस बिल वो पास हो चुका है, हो गया, तो उस टाइम जब राष्ट्रपति के पास वो बिल आएगा तो उसको उनको साइन करना ही करना है, उसको स्वीकृति देनी ही देनी है, अनिवार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 201, विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं अपन अभी तक। राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्यपाल ने जो राष्ट्रपति की परमिशन के लिए
जो बिल मतलब पेंडिंग रखे थे और राष्ट्रपति को भेजे थे, तो उसके अंदर राष्ट्रपति के पास क्या क्या मतलब ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन हो सकता है वो अपनी स्वीकृति दे सकता है, ये 201 में, वो 111 में, वो अपनी स्वीकृति दे सकता है, वो रोक सकता है, या फिर विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है यदि वो धन विधेयक ना हो तो। सेम कहानी है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित भी कर दिया जाए तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता। स्टेट का कोई बिल है अगर और वो राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया मतलब पुनः विचार के लिए और स्टेट ने वापस वो पास कर दिया, तो राष्ट्रपति वापस को वो मतलब परमिशन देनी पड़ेगी उसको, वो नहीं है। संसद के बिल में उनको मतलब उनको परमिशन देनी पड़ेगी, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पास किया गया बिल है उसमें वो नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम परमिशन दे ये जरूरी नहीं है, वो वापस भी भेज सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये थोड़ी अलग चीज है, वो आप देखिएगा। इसमें मैंने टाइम वहां पे भी दिया था और यहाँ पे भी दिया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 123, जब संसद का कोई भी सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी एक सेशन भी अगर मतलब वर्किंग में नहीं है तो राष्ट्रपति, और उस समय कोई बिल लाना बहुत जरूरी है, एक्ट में कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है या फिर कोई आदेश देना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश का जो पावर है वो बिल के बराबर होता है। ठीक है, वो बिल के बराबर ही होता है। अब संसद के समक्ष वो ये मतलब आर्टिकल 123 डिटेल में जब वो आएगा ना आर्टिकल तब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है तो विधायक शक्तियों में ये अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति के मतलब विधायक शक्तियों के अंदर आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट, संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना मतलब रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सीएजी, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, एनुअल रिपोर्ट। फिर राष्ट्रपति को वो एनुअल रिपोर्ट संसद के टेबल पर रखनी होती है, विधायी शक्ति है उसकी। नेक्स्ट, संवैधानिक जैसे ऐसी कुछ चीज है नहीं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 240, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख, पुडुचेरी के लिए जब भी वहां की विधानसभा निलंबित या भंग हो तो राष्ट्रपति वहां के लिए कानून बना सकते हैं। यह भी उनकी विधायक शक्तियों के अंदर आता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां ये पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, राष्ट्रपति को पढ़ा है जो उनके स्टार्ट के जो आर्टिकल्स है कि चुनाव में कौन कौन वोट देगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब इलेक्शन में कौन कौन उनका महाभियोग का मतलब प्रोसेस क्या क्या होगा और कौन कौन लोग मतलब महाभियोग के प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी योग्यता क्या है, फिर उनकी शर्तें क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने इनकी राष्ट्रपति की जो वो अपने कार्यपालिका शक्ति है वो हमने पढ़ी, विद आर्टिकल्स पढ़ी हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के अपने लेजिस्लेटिव पावर्स है वो पढ़े विद आर्टिकल। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी है इस क्लास में, तो इसको आप फिर से रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। और कल के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही सबसे बड़े हैं टॉपिक अगर हम देखें तो कंटेंट वाइज। तो हम कल हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। और मैं आपको फिर से कहूँगा क्लास को थोड़ी 1 या 1.5 की स्पीड में देखिए, है ना, तो आपको थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएगा। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जल्दी से प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए और अगर समय मिले और वैकेंसी लेट हो जाए तो मेंस की भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।